हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो लास्ट मिनट पर अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं और आपका सारे यूनिट्स का रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट हर यूनिट में से इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ HRM। हाउ डज़ पर्सनल मैनेजर कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें HRM की डेफिनेशन लिखनी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब जिस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं, ठीक है, एज एन HR। ठीक है, कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की HR हूँ तो मेरे अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कैसे मेरे को उनको संभालना है, क्या मेरे पास सफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के काम के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ों को मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इसमें एक्सप्लेन करना है। आप ऑथर की डेफिनेशन ज़रूर याद करिएगा इसमें, क्योंकि जितना आप अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाएंगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको HRM की ये वाला क्वेश्चन लाइक एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय HRM, डिफाइन HRM। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो माय रिकमेंडेशन इज़ आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ऑथर की डेफिनेशन लर्न करिए। पहले आप डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप ऑथर की डेफिनेशन लिखेंगे, वहाँ पे नीचे ऑथर का नाम लिखेंगे। इससे आंसर आपका ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस होती हैं। तो यहाँ पर तो आपने HRM को एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपको उसका रोल समझाने, उसका काम क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन में ही उसका रोल छुपा है कि एक मैनेजर मेक श्योर करता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हों, जो एम्प्लॉयज़ काम के हैं उनको मोटिवेट करना, जो एम्प्लॉयज़ काम के नहीं हैं उनको रिप्लेस करना, फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ बुरा तो नहीं और ऑर्गेनाइजेशन में इन सारी चीज़ों पर नज़र रखना, इंक्रीमेंट वगैरह किसको कितना देना है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र्स, इन सब के ऊपर ध्यान देना, किसको कितनी सैलरी देनी है, कंपनसेशन, डिज़ाइनिंग। तो इसमें आप ये 6 रोल्स मैंने आपको अभी बता दिए हैं, और भी रोल्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये 6 इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं जो आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये अपन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। हाउ डज़ पर्सनल मैनेजर कौन होता है? जो एक पर्टिकुलर ग्रुप का लीडर होता है। ठीक है, देखो HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक बड़ी पोस्ट हो गई। पर्सनल मैनेजर जो है वो मतलब 10-12 लोगों के अंडर में, मतलब 10-12 लोग जो है जिसके अंडर में होंगे, वो लीडर, जो टीम लीडर होगा उसको हम लोग यहाँ पे पर्सनल मैनेजर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी HR का ही पार्ट होता है। तो एक पर्सनल मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ में से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करवाता है? ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि अगर मुझे ह्यूमन बींग्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो उनके पास जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, मैं उनकी स्किल्स इन्हांसमेंट पे भी ध्यान दूंगी। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। अब अगर मुझे चेयर बनानी आती है तो मैं नेक्स्ट लेवल पे क्या जाऊंगी कि मुझे उस चेयर को क्रिएटिव कैसे बनाना है, कैसे मुझे उसमें पेंट वगैरह करना है। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए एक पर्सनल मैनेजर को कि उसके एम्प्लॉय को एक लेवल अप कब लेकर जाना है और कौन से एम्प्लॉयज़ लायक होते हैं। ठीक है, कौन से एम्प्लॉयज़ लायक होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर परफॉर्म कर सकते हैं या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें कैसे इसमें आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एम्प्लॉयज़ का जो पोटेंशियल है उसको जज करना, और जिन एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा पोटेंशियल है उनको उस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इससे आप अपने ह्यूमन बींग्स का या अपने एम्प्लॉयज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक तो उसका पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा, कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहना। अब देखो आप डेली एक ही काम करोगे तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान हो वो अपने काम से थोड़ा बहुत बोर होने लगता है। ठीक है, लेकिन ये काम पर्सनल मैनेजर का है कि वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे। तो मोटिवेशन जब मिलेगा तो ऑब्वियसली आप अच्छा काम करेंगे। तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे ट्रेनिंग, देन आप लिखेंगे इसमें मोटिवेशन, देन इसमें आप ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस भी लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन एक तरीके से मोटिवेशन ही होता है। ठीक है, अगर आपको एक लेवल अप की जॉब पोजीशन मिलेगी तो आप ऑब्वियसली खुश भी होंगे, आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, आप काम भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्टिमम तरीके से यूज़ कर सकता है। ठीक है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसका 100% अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अल्टीमेट एम तो यही होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें। तो हियर वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड आंसर। स्टेट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगेन है ना, यही सारी चीज़ें आपको इसमें भी लिखनी है। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स को। अगेन आप लोगों को समझाना है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है।
उसके बाद आप उसके फीचर्स में क्या बताएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, ठीक है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह पर आपको एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहिए ही। ये एक डायनेमिक फंक्शन है, ये एक परवेसिव फंक्शन है जो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में चाहिए होता है, हर लेवल पे चाहिए होता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि जब मेरे को आज मैंने एक बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन चालू करी, आज मैंने एम्प्लॉयज़ को जो है जॉब दे दी, अब मेरा काम खत्म एज एन एचआर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंपलसरीली रेगुलरली उनके ऊपर नज़र रखना, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना, उनकी कंपनसेशन का ध्यान रखना, पैसे उन तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर भी एक एचआर ही ध्यान देता है। तो इट इज़ अ रूटीन नेचर जॉब, ठीक है। आप इसमें दूसरा फीचर ये लिख सकते हैं, ये एक तरीके से एम्प्लॉयज़ के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए होती है मैनेज करने की। तो आप इसी तरीके से कुछ फीचर्स जो है डेफिनेशन में से या बेनिफिट्स में से बनाकर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो आप उसमें से ही इसका भी आंसर फ्रेम कर सकते हैं विद डिफरेंट हेड्स, ठीक है। जो हेडिंग्स अलग थी वो मैंने आपको बता दी कि एक रूटीन नेचर जॉब है, ये एक डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। एज़ पर द एनवायरनमेंट आपको एक एचआर की माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये एक तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ की जो यूटिलिटी, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिव नेचर को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक एचआर है ना, परवेसिव है ये फंक्शन। तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एचआरएम। तो सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो डिस्कस्ड। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एचआरएम इन्वायरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इन्वायरमेंट अब क्या होता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट मतलब क्या, वर्क कल्चर कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके का इन्वायरमेंट दे रहे हो काम करने के लिए, ठीक है। आपके वर्क एथिक्स क्या है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट करते हो, तो वो सारा आपका इन्वायरमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय अगर ऑफिस आ रहा है तो उसको वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं, प्रॉपर टाइम पर ब्रेक मिल रहा है कि नहीं, टाइम पर सैलरी मिल रही है कि नहीं, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, कस्टमर फ्रेंडली या ह्यूमन फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो एचआरएम इन्वायरमेंट मतलब वो सारी चीज़ें जिससे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एचआरएम। आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं एचआरएम को, और उसके बाद आप उसके फीचर्स भी बता सकते हैं कि एक हेल्दी एचआर इन्वायरमेंट क्या होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या कि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं एक एचआर हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, तो मेरे पास कितने लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कितने लोग मुझे और चाहिए, कितने लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं जिनको मेरे को रिप्लेस करना है। तो इन सब को हम लोग एक शॉर्ट में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक तरीके से प्लान करना कि मुझे कौन से टाइप के एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कब किसको इंक्रीमेंट देना है, कब किसको प्रमोशन देना है, कब किसको ट्रांसफ़र देना है। तो ये सारी प्लानिंग करने को हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें प्लानिंग समझाएंगे, उसके बाद उसके फीचर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। फीचर्स में आप क्या लिख देंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, इट इज़ अ रेगुलर नेचर जॉब, ठीक है, ये एक रेगुलर नेचर जॉब है। फिर इट इज़ डन बाय मैनेजर, ये कौन करता है काम, मैनेजर करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी किसी भी बिजनेस की, ठीक है। फिर दूसरा कि ये एक वो है परवेसिव फंक्शन है जो हर एक लेवल पे चाहिए होता है। तो यहाँ से आप इसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, आप उसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स में आप क्या लिखेंगे इसमें कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कितने मैन पावर ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। देन थर्ड स्टेज में हम लोग देखते हैं कितनों की ज़रूरत है और उनको हम लोग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें फिर। तो ये इसमें आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में हमारे दूसरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे जो हम लोगों ने हर एक यूनिट पर वीडियोज़ बनाए हैं डिटेल में। तो ये तो हम लोग सिर्फ एक तरीके से रिविजन को एक रिविजन कर रहे हैं। बाकी इफ़ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल आप हमारे दूसरे यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हर एक यूनिट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर एक टॉपिक को कवर किया है, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज़ करियर प्लानिंग एंड व्हाट इज़ सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत चांसेस हैं आने के। कई बार डायरेक्टली पूछते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, करियर प्लानिंग क्या होता है, या कई बार बोलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सक्सेशन प्लानिंग एंड करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से अपना करियर प्लान करना है कि आपको बनना क्या है, आपको फील्ड कौन सी चूज़ करनी है। बहुत ही बेसिक लेवल है ये तो, कि आपको किस नेचर का काम करना है। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो यार कि नहीं मुझे साइंस वाली फील्ड में जाना है, मुझे कॉमर्स वाली फील्ड में जाना है। इस तरीके से अपन इसको बोलते हैं करियर प्लानिंग। अब ये चीज़ आप एचआर में क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि एम्प्लॉयज़ को ये नहीं समझ आता कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, तो उसको भी एक तरीके से हम करियर प्लानिंग ही बोलेंगे। क्योंकि देखो एक जिस बंदे को सेल्स में इंटरेस्ट होगा वो प्रोडक्शन में रहकर कभी भी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी करियर प्लानिंग वर्ड हम लोग का आएगा, ठीक है। तो करियर प्लानिंग मतलब एक तरीके से डिसाइड करना कि आपको कौन सी फील्ड में कितना काम करना है। इसमें आपका एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा आपको करना होता है, फिर आपको डिसाइड करना होता है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और फिर उसको आप अपने करियर बनाएंगे और उसमें काम करेंगे। तो ये आपका होता है करियर प्लानिंग। नेक्स्ट सक्सेशन प्लानिंग, मतलब आपको अब नेक्स्ट किस लेवल पर जाना है। अगर आप अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन मैनेजर हो तो इसके बाद व्हाट यू आर प्लानिंग, आप उसके बाद कौन सी पोस्ट को टारगेट करें, उसको अपन बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग, कि आपको अब नेक्स्ट कौन सी पोस्ट पर जाना है। ऑब्वियसली सब लोग यही सोचेंगे, मतलब यही चाहेंगे कि मुझे प्रमोशन मिले, मेरे को सैलरी ज़्यादा मिले, मुझे एक अच्छी पोस्ट मिले, मेरे को एक लेवल ऊपर की जॉब पोजीशन मिले। तो सब लोग क्या टारगेट करते हैं, उनका सक्सेशन क्या है, मतलब एक तरीके से आगे कैसे बढ़ेंगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप एक इंटर्न है किसी ऑफिस में अभी, तो आपका सक्सेशन प्लानिंग क्या है, मतलब इंटर्न के बाद कौन सी जॉब पोजीशन आप हासिल करना चाह रहे हैं, इस जॉब पोजीशन के बाद कौन सी पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं, फिर फाइनली आप अगर CEO बनना चाहते हैं उस कंपनी के, तो ये आपका पूरा जो प्लानिंग आप जितनी भी इसके लिए करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितने आप एनालिसिस करेंगे, इन सबको हम मिलाकर बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपका ये 2 चीज़ें कवर हो गई। इसमें आप डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे बेसिस के साथ तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस एंड जॉब एवेल्युएशन। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको एक जॉब पोजीशन दे दूं कि यार एक CA है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब इस जॉब पोजीशन पर आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका वर्क क्या होगा, ठीक है, या इसमें प्रेशर कितना होगा इस वाले जॉब पोजीशन पर, या एक CA को कौन से काम नहीं करने हैं, या इसको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्शंस बना के रखने हैं। तो ये सारा एक तरीके से इफ़ यू आर डूइंग दिस जॉब, तो आपका एक तरीके से क्या काम रहने वाला है, कैसी आपकी जर्नी रहने वाली है बीइंग ऑन दिस पोजीशन, वो उसको हम लोग बोलते हैं जॉब एनालिसिस करना। कि आपको इस जॉब में रहकर आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपके पास कितने पावर्स होंगे, आप आंसरेबल किसको होंगे, आपके ऊपर कितने लोग होंगे, आपके अंडर में कितने लोग होंगे। इस तरीके से जॉब का एनालिसिस हम इसको बोलते हैं, कि जॉब को एनालिसिस करना। नेक्स्ट है जॉब एवेल्युएशन। एवेल्युएशन का मतलब क्या, कि रिजल्ट्स देखना कि यार जब जो बंदा इस जॉब पोजीशन पर वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो जॉब एनालिसिस एम्प्लॉयज़ करते हैं, जॉब एवेल्युएशन मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। अब अगर एक मैनेजर है, उसके अंडर में ये 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो जॉब एवेल्युएशन मतलब ये वाला एम्प्लॉय अपनी जॉब पोजीशन पर किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, इसको रिप्लेस करना है कि प्रमोशन देना है कि नहीं, ही इज़ डूइंग वेल, इसको अभी कुछ टाइम तक इसी जॉब पोजीशन पे रखना है। तो जॉब एवेल्युएशन मतलब क्या, कि वो जॉब आपको कितना सेटिस्फैक्शन दे रही है, आप उस लेवल पर सही से हैं कि नहीं, या आपको और ऊपर जाना चाहिए इस लेवल पे कि नहीं जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं जॉब को एवेल्युएट करना, ठीक है। चीज़ों को एवेल्युएट करना, रिजल्ट्स ड्रॉ आउट करना, कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट करना। तो यहाँ पे से आ जाएगा आपका जॉब एवेल्युएशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बताना है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी को कोई चीज़ नहीं आती तो उसको वो चीज़ सिखाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक CA को जॉब दी है, तो उसको उसका काम पता होगा, बट स्टिल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से उस काम को हैंडल करना है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग ज़रूर देनी पड़ेगी उसको। तो ट्रेनिंग मतलब जब आप इस जॉब पोजीशन को ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पर आपके क्या क्या टास्क रहने वाले हैं, आप अपने काम को किस तरीके से करेंगे, आपके अंडर में कितने लोग होंगे, आप किसको आंसरेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है किसी को ट्रेन करना बोलते हैं ना, कि उसको सिखाना कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर मैंने ट्रेनिंग दे दी किसी को तो ऑब्वियसली मेरे रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। अगर मैंने किसी को सीधा बोला कि नहीं आप काम करो, तो ऑब्वियसली वो बंदा वेस्ट करेगा ही रिसोर्सेज को, ठीक है। अगर मैंने किसी वर्कर को सीधा फैक्ट्री में जाके बोला प्रोडक्शन करो, तो वो तो उसको मशीन ऑपरेट करना अगर नहीं आता होगा, उसको पूरा प्रोसेस नहीं पता होगा, उसको रूट नहीं पता होगा कि प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, कौन सी मशीन में के बाद कौन सी मशीन में सामान डालना है, तो ये वो ऑब्वियसली रिसोर्सेज को वेस्ट ही करेगा। तो एक तो बेनिफिट ये होगा आपका ट्रेनिंग का कि रिसोर्सेज आपके सेव हो जाएंगे। दूसरा, जो एम्प्लॉयज़ है उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तीसरा, वो एम्प्लॉयज़ जो है 100% कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना एम्प्लॉयज़ का और ना ही ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल ट्रेनिंग में ही पता चलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग के।
मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब एक तरीके से किसी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, क्या ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है। फिर प्रमोशन जो जब हम दे देंगे, एक तरीके से प्रमोशन देना किसी को इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसकी परफॉर्मेंस को एक लेवल ऊपर लेकर जाना, उसको एक अप्रेजल देना, उसको एक इंक्रीमेंट देना, उसको अपन बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आपका सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसके बेनिफिट्स लिख सकते हैं, आप इसका प्रोसेस लिख सकते हैं, या आप इसमें ये बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले तो एक एम्प्लॉयज़ की पूरी रिपोर्टिंग होगी, पूरा उसका देखेंगे कि उसने टारगेट्स अचीव करे हैं कि नहीं करे हैं। फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय नहीं होता कि यार इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है कि नहीं देना है, ऐसा नहीं होता, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबके बीच में कंपैरिजन होगा, किसने टारगेट्स अचीव करें किसने नहीं करें। इन सब चीज़ों को देखने के बाद वी कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ मुझे इस वाले एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है ना। तो इसमें सारा पूरा आपका एनालिसिस आता है हर एक एम्प्लॉय का कि यार किसने पास्ट क्वार्टर में या पास्ट ईयर में, पास्ट हाफ ईयर में किस तरह का परफॉर्म किया है। उसके बेसिस पर आपको जो है परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट मिलता है, या आपको सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिलता है। तो आप परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो दीज वर द 8 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। एक तरीके से सारा पूरा यूनिट्स ही कवर हो रहे हैं इसमें, तो एक ये क्विक रिविजन के लिए बहुत अच्छा है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।